everyone, this is Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to discuss about the law of chemical composition. This is the third part of the basic chemistry. Here I am referring the NCERT of class 11. This video is beneficial for the 11th standard, iPad, GATE and PSU student. So let's get started with the video. So as you know that the combination of the element to form a compound is governed by the following 5 laws, and these laws are law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion, Gay-Lussac law of gaseous volume and Avogadro law. These are the basic 5 law which governs the law of chemical combination. So let's get started with the law of conservation of mass. So as the name indicate that what is the meaning of conservation. Here what you understand by the conservation means होता है जमा करना. तो इस लॉ का बेसिक कंसेप्ट यही है कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही बताया कि इट स्टेट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. मतलब कोई भी मास जो है उसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस लॉ इज़ फॉर्म बेसिस फॉर द सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन द केमिस्ट्री. सो ये बाद में बहुत ही यूज़ आया बहुत सी नई डेवलपमेंट के लिए. इनफैक्ट दिस वाज द रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स. बेसिकली ये जो लॉ है वो आगे जाके जो एग्जैक्ट मेज़रमेंट करता है मास का इन ऑफ द रिएक्टेंट्स. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि जैसे सपोज़ हमने 2 एलिमेंट लिए और वो कंबाइन होके एक कंपाउंड बनाते हैं. तो सपोज़ फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन है प्लस ऑक्सीजन हमने ऐड किया और उसको दोनों को रिएक्ट किया और हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. ठीक है, ये मिलने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होगा, सिंगल एलिमेंट है तो 16, और लेकिन यहाँ पे O2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसलिए हम 2 से इंटू करेंगे तो मीन्स 22 हो जाएगा. और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेसिकली यहाँ 12 + 32 कितना हो गया 42, 44. एंड इधर प्रोडक्ट में भी देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2. तो यहाँ पे भी हम मास कंसीडर करेंगे तो कार्बन का 12 और O2 का 32, तो यहाँ पे भी 44 ही ग्राम होगा. मींस कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास सेम है, यानी कि जो कि मास इज़ नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय. तो ये एक इसका बेसिक एग्जांपल था. अब हम बात करते हैं इस पे बेस. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाट मास ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट विल रिएक्ट विथ 5.85 ग्राम ऑफ NaCl टू प्रोड्यूस 14.35 ऑफ सिल्वर carbon chloride and 8.5 gram of sodium nitride is formed if it follows law of conservation of mass. मतलब हमें पर्टिकुलर मासेस दे रखे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और हमें एक कोई रिएक्टेंट का हमें मास निकालना है. और ये जो इक्वेशन है वो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर रही है. तो देखिए हम फिर से पढ़ते हैं इस इक्वेशन को, हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं. ठीक है, रिएक्शन फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो ये लिखा है सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स, वो हमें प्रोडक्ट में क्या दे रहा है, क्या प्रोडक्ट में दे रहा है AgCl. दैट मीन्स सोडियम दैट मीन्स इट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या दे रहा है हमें, सोडियम नाइट्राइड. ठीक है, अब इनके मास दे रखे हैं. सपोज हमें निकालना किसका है, AgNO3 का, यानी सिल्वर नाइट्रेट का मास निकालना है यहाँ पे. ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का हमें मास निकालना है और हमें NaCl का दे रखा है 5.85 ग्राम, AgCl का दे रखा है 14.35 ग्राम और NaNO3 का दे रखा है मास 8.5 ग्राम. ठीक है, ये ऑल मासेस आर गिवन एक्सेप्ट AgNO3. सो हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि X इज़ द अमाउंट ऑफ मास ऑफ AgNO3. तो हमने एज्यूम कर लिया X. तो क्या हो जाएगा, अगर राइट हैंड साइड में इसको लेके जाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. तो सिंपली x इज इक्वल टू 14.35
प्लस 8.5 को प्लस किया तो हमें मिला 22.85 और हम माइनस टाइम कर देंगे NaCl का मास से, ठीक है। तो ये x की वैल्यू फाइनली हमें मिल जाएगी 17.00 ग्राम, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड, क्योंकि मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास जो है वो सेम होगा, दैट्स वाई हम किसी एक एलिमेंट का हम या एक कंपाउंड का हम निकाल सकते हैं मास, ठीक है। इसी तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा ट्विस्टेड फॉर्म में न्यूमेरिकल आते हैं, तो उसमें ये तो सिंपल था, अब हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जैसे कि है जो बेसिकली एग्ज़ाम में आते हैं। ये दे रखा है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन gives 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O. शो दैट रिएक्शन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी हमें दे रखा है मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन है हमें एलिमेंट्स मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। अब हमें ये शो करना है कि वो ओबे कर रहा है कि नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मींस कि हमें जो लेफ्ट हैंड जो दो रिएक्टेंट्स को मिला के जो मास आ रहा है और वही मास हमारा प्रोडक्ट को मिला के भी आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबेज करेगा, ठीक है। तो हम पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। अब लिखा है 1.5 ग्राम ऑफ इथेन। तो इथेन के लिए क्या करते हैं, देखिए इथेन, ये जो फॉर्मूले हैं ये वर्ड्स हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मीथेन, इथेन, ये सब नाम क्या है, आप घबरा जाएंगे। तो इसमें आगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको सब बताऊंगी कि ये इथेन कैसे लिखते हैं, कैसे फॉर्मूला इसका बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप समझ लीजिए कि C2H6 जो होता है इथेन होता है। अब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इट मीन्स कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, O2 के साथ। तो C2H6 जो है वो रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, वो गिव्स करेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में कार्बन 2 मोल्स है और राइट हैंड साइड में कार्बन 1 ही है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के अब हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, जैसे यहाँ पे H6 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के आगे जो कोफिशिएंट है उसको 2 कर देंगे और वाटर के आगे 3 कोफिशिएंट कर देंगे, ठीक है। तो 2 कर देंगे तो कार्बन तो बैलेंस हो गया, जैसे यहाँ पे कार्बन 2 मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन के, और राइट हैंड साइड में भी 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हो गए। इसी तरीके से यहाँ 6 हाइड्रोजन के मोल्स हो गए। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए देखिए राइट हैंड साइड में क्या क्या हो गया, मतलब प्रोडक्ट में यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड में 4 हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 4 यानी 7 ऑक्सीजन है। तो हमें 7 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में भी चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, O2 के आगे कोफिशिएंट हम लगा देंगे 7। अब ये O2 क्योंकि 2 टाइम्स है तो क्या करेंगे, 7 × 2 हो जाएगा तो वो 14 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो सिंपली 7/2 O2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब डिवाइड फॉर्म में फ्रैक्शनल फॉर्म को चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि ये 2 को बाकी एलिमेंट से और मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O, ठीक है। अब बैलेंसिंग अगर को नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ C2H6, यहाँ 2 मोल्स ऑफ C2H6 जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 7 मोल ऑफ O2। ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट में 2 मोल्स ऑफ C2H6 जो प्रोड्यूस कर रहा है 7 मोल ऑफ O2। इसका मतलब कि 2 मोल्स ऑफ C2H6 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 7 मोल ऑफ O2 के साथ। अगर हम 1 मोल ऑफ C2H6 निकालते हैं तो वो क्या होगा, 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई होप सबको समझ में आ गया हो। कोई कन्फ्यूज़न है मैं दोबारा समझा देती हूँ कि आफ्टर बैलेंसिंग हम क्या कर रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ C2H6 प्रोड्यूस कर रहा है 7 मोल्स ऑफ O2, और यही 2 मोल्स ऑफ
प्रोड्यूस करने का मतलब है दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ मीथेन इथेन रिएक्ट विद 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें 1 मोल ऑफ C2H6 निकालना है तो वो हो जाएगा 7/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट, अब नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वेशन ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी ऑल द मासेस विद द हेल्प ऑफ मोल्स। अब हमें मासेस किस किस के दिख रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं। मास किस किस का दे रखा है, 1.5 ग्राम ऑफ इथेन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे इथेन को मास दे रखा है और 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। अब और दे रखा है 2.7 ग्राम ऑफ H2O दे रखा है। मतलब 3 चीज़ों का हमारा मास दे रखा है, सिर्फ O2 का मास हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब मास हम कैसे निकालेंगे? मास निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ मोल्स का, अब पूछोगे मोल्स क्या होता है, तो मोल्स मैं इस कंसेप्ट के बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना ही सिखाऊंगी। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिएगा नंबर ऑफ़ मोल्स निकालते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो गिवन मास हमारा कितना है, अगर हम पहले इथेन के लिए लेते हैं तो गिवन मास हम लोग को 1.5 ग्राम दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, C2H6 है, यानी कार्बन का मास 12 × 2 टाइम्स प्लस 6 × हाइड्रोजन का मास 1, तो ये टोटल 30 हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास इसका 30 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये 1.5/30 दैट इज़ 1/20। तो ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए किसके, इथेन के। अब आ जाइए नेक्स्ट, तो 1/20 मोल्स अगर आए हैं हमारे इथेन के, इट मीन्स कि 1.20 मोल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इतना मोल क्या हो जाएगा, 7/2 × 1/20। मतलब हमें इथेन के मोल, एक मोल जो था वो 7/2 के बराबर था। तो अगर 1/20 मोल हम देखेंगे तो उसको इंटू कर देंगे 1/2 को 7/2 से। तो फाइनली हमारे पास 1/20 मोल ऑफ C2H6 जो आएगा वो होगा 7/40। अब सिमिलरली हमें O2 का मास निकालना है। ठीक है, तो O2 का मास निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन और मीथेन के सेम होंगे, दैट इज़ 7/40। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता है ऑक्सीजन के निकालने के लिए, मॉलिक्यूलर मास भी पता है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास O2 का हो जाएगा 16 × 2 दैट इज़ 32। तो फिर गिवन मास निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर मास पुट कर लेंगे तो वहाँ से हमें गिवन मास मिल जाएगा, दैट इज़ 5.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब टोटल मास हम रिएक्टेंट का कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 C2H6 था प्लस O2 कितना हो गया, हमने निकाला 5.6, तो टोटल हमारे पास आ गया 7.1। अब अगर हम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकालें, अब दिस केस में हमें प्रोडक्ट का, जो हमारा प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें हमें दोनों का मास गिवन है, तो हम सिंपली इसको ऐड कर लेंगे। तो वो कितना हुआ, 4.4 + 2.7 वो हो गया 7.1। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का मास जो है वो सेम आया है। इट मीन्स कि ये ओबे कर रहा है कौन सा लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें ये डिफाइन करता है, स्टेट करता है कि मैटर कैन नॉट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ पे। ठीक है, ये हमने पढ़ा दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कि है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब हम आ जाते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या होता है, सिंपली आपको मैं स्टेटमेंट बताने से पहले आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि इसमें डेफिनेट कोई भी कंपाउंड, जैसे हम कोई भी कंपाउंड ले लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं, हमने एक वाटर लिया है। ठीक है, हमने वाटर ले लिया और 3 जगहों से हमने वाटर लिया है। कौन कौन से, एक सी वाटर लिया है, एक टैप वाटर लिया है और एक रेन वाटर लिया है। अब वाटर के 2 कंपोनेंट है, दैट इज़ H2 और O2। ठीक है, अब सी वाटर में हमने देखा, अब सी वाटर में जो वाटर का कंपोनेंट है वो भी वही रहेगा और जो उसका कंपोजिशन होगा वो भी सेम होगा, जो टैप वाटर में होगा, जो रेन वाटर में होगा, क्योंकि कंपोजिशन तो सेम होगा। यही हमें प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताती है। दैट इज़ जैसे H2 का यहाँ पे ये रेशियो क्या होगा,
H2O का रेशियो होगा 2:16, इनके मास का जो होगा रेशियो वो होगा 2:16। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई में लिखें तो 1:8। तो सी वाटर में भी हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 8 है। वैसे ही टैप वाटर में हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है। वैसे ही रेन वाटर में हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, तो कंपोजिशन नहीं चेंज हो रहा है, एक डेफिनेट कंपोजिशन ही है। एक लाइफ एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं हूँ, आज मैं एक पर्टिकुलर जगह पे हूँ, कल मैं दिल्ली पे चली जाऊँ, मुंबई चली जाऊँ या महाराष्ट्र चली जाऊँ, गुजरात चली जाऊँ, लेकिन मैं कहीं पे भी चली जाऊँ और लेकिन मैं ही रहूँगी, मेरा कंपोजिशन तो नहीं चेंज होगा, मेरा चेहरा चेंज नहीं हो जाएगा। मैं जिस चीज़ से सेल्स से बनी हूँ तो मैं तो नहीं चेंज हो जाऊँगी, मैं ही रहूँगी। उसी तरीके से वाटर, चाहे हम समुद्र से लें, कहीं टैप वाटर लें या रेनी वाटर लें, उसका कंपोजिशन सेम रहेगा। तो यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बताता है। दैट इज दिस लॉ स्टेट दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज contain exact the same proportion of element by the weight। मतलब उनके वेट के अकॉर्डिंग सेम प्रोपोर्शन रहेगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से क्यों ना निकला हो। ठीक है, इट मीन्स कि irrespective of source, given compound always contain the same element in the same proportion। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डेफिनेट प्रोपोर्शन का डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ। अब ये जो लॉ होता है, द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज़ बीन कन्फर्म बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट, so that it is sometime also called as law of definite composition। ठीक है, इसको कभी कभी हम definite composition भी कहते हैं। तो चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, इन द एक्सपेरिमेंट 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ H2 yield 1.68 gram of iron। In another experiment, 2.9 gram of iron oxide gives 2.03 gram of iron on reduction with H2। Therefore, prove this law। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अच्छे से पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं फिर से। ये जो है एग्जाम्पल 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमें मास ऑफ आयरन ऑक्साइड जो थी वो थी, हमें गिवन है 2.4 ग्राम। ठीक है, फिर उसी में हमें आयरन ऑक्साइड रिडक्शन हुआ और वहाँ से हमें आयरन सेपरेट हमने निकाल लिया, वहाँ पे सेपरेट करके निकाला, तो हमें कितनी क्वांटिटी में आयरन मिला, 1.68 ग्राम में। ठीक है, और इसी तरीके से हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया सेम उसके साथ कंपोजिशन के सेम उसके साथ कंपोनेंट के साथ, तो हमें मिला क्या 2.9 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड, और वो कितना आयरन हम सेपरेट कर रहे हैं, 2.03 ग्राम्स ऑफ आयरन यहाँ सेपरेट हो रहा है विथ H2। ठीक है, तो पहले हम परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है मास ऑफ आयरन ऑक्साइड 2.4 ग्राम और मास ऑफ आयरन 1.68 ग्राम। तो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ O2। जो पहला जो वो हो रहा है कंपोजिशन रिडक्शन हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है, O2 के साथ हो रहा है। तो जब हम किसी भी रिमूव करेंगे तो O2 का मास कैसे निकालेंगे, जितना आयरन ऑक्साइड का मास होगा माइनस मास ऑफ आयरन, तो सिंपली क्या कर लेंगे 2.4 माइनस 1.68 ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.72 ग्राम। ठीक है, अब हमें रेशियो पता करना है, क्योंकि इसका वो प्रोपोर्शन पता करना है। अब चाहे वो पूछ रहे हो आयरन टू ऑक्सीजन और ऑक्सीजन टू आयरन, तो बेसिकली हम लोग यहाँ आयरन टू ऑक्सीजन कर रहे हैं, तो रेशियो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A बाई B का रेशियो निकालना है तो हम इसको लिखते हैं A/B। तो सिंपली A का हमें मास यानी आयरन का मास हमारा कितना था, 1.68, और इसी तरीके से 0.72 हमें निकाला ग्राम ऑक्सीजन का। तो इसका रेशियो क्या हो गया, 1.68:0.72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमें मिल जाएगा 2.33:1। तो ये किसका रेशियो है, आयरन/ऑक्सीजन का।
तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमें ये मिला। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने निकाला जैसे फिर उसी की तरह मास ऑफ आयरन ऑक्साइड इज इक्वल टू कितना हुआ 2.9 ग्राम दे रखा है और मास ऑफ आयरन 2.03 दे रखा है ग्राम। तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, सिंपली इन दोनों को माइनस करके, तो 2.9 माइनस 2.03, तो हमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मिल गया 0.87। ठीक है, ये हमें फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 0.87। नाउ कैलकुलेट द रेशियो में हम सिंपली आयरन इज टू ऑक्सीजन करेंगे तो 2.03 अपॉन 0.87, then we solve it for simplification, then we again get the same result that is 2.33:1. So you can see that in the experiment 1 we get the value of FeO2 is 2.33:1, and in the experiment second we again get the same रेशियो दैट इज़ 2.33:1। तो इससे ये क्या पता चलता है हमें कि चाहे इररिस्पेक्टिव कोई भी सोर्स हो, लेकिन अगर जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड किसी भी कंपाउंड हैं, उनका कंपोजिशन सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये था। अब हमने पढ़ लिया किसके बारे में, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लॉ जो हमारा थर्ड आता है वो है, थर्ड लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो मल्टीपल प्रपोर्शन में क्या होता है, जिस तरीके से हम ये बता रहे हैं कि कोई भी दो एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, तो उसी तरीके से कोई दो एलिमेंट मिलके दो कंपाउंड भी बना सकता है। ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed amount of the other element are in the ratio of small whole number। अब इसको आप समझने के लिए स्टेटमेंट तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका एग्जाम्पल करेंगे। जैसे मैं आपको फिगर में बताती हूँ, जैसे हमने कार्बन और O2 ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब कार्बन और O2 को रिएक्ट करने से हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ कार्बन लग रहा है 12, और ऑक्सीजन कितना लग रहा है 2 × 16। ठीक है, मतलब 32 मोल्स या मास। ठीक है, तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। जबकि हम कार्बन मोनोऑक्साइड जब ले रहे हैं तब हमें कार्बन कितना मिल रहा है, लग रहा है 12, और ऑक्सीजन कितना लग रहा है 16। इसका मतलब जो कार्बन है वो फिक्स रेशियो में है, 12 और 12, मतलब उसको हम फिक्स रेशियो में है। लेकिन डिफरेंट कहाँ पे आ रहा है, ऑक्सीजन के टर्म्स में, लेकिन ऑक्सीजन के टर्म्स में आ रहा है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें O2 और O का, तो रेशियो क्या हो जाएगा 32:16। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2:1 हो जाएगा। तो 2:1 जो है स्मॉल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो यही ये बताता है यही ये बता रहा है कि द मासेस ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन विच कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ कार्बन bear a simple ratio that is 1:1 कौन सा 2। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है, बस आपको ये समझना है कि ये जो कार्बन है ये फिक्स है। जो डिफरेंट एलिमेंट है, जो दूसरा एलिमेंट है, उसके कितने मासेस हम और उसका रेशियो जो होगा वो सिंपली क्या आपका स्मॉल होल नंबर्स में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस लॉ पे, गे-लुसाई लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब इसमें क्या कहते हैं, इन दिस लॉ साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in the simple ratio of volume provided all gases are at the same temperature and pressure।
अब इसमें ये जो गैस लुसाई लॉ है वो स्पेशली फॉर गैसेस है, ठीक है, स्पेशली फॉर गैसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो है जो रिएक्शन जो इसमें टेक प्लेस होगी वो प्रोड्यूस कर रही होगी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे H2 हम एग्जांपल ले रहे हैं, H2 और Cl2 है, ठीक, वो फॉर्म कर रही है HCl। तो इसको अगर हमने बैलेंसिंग किया तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट हमने ऐड कर दिया फॉर बैलेंसिंग दी रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 चाहिए, रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ Cl2, और तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 1 मोल्स ऑफ HCl भी होगा, लेकिन हम यहाँ पे कोफिशिएंट है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 40 ml ऑफ H2 है तो वो रिएक्ट कर रहा है 40 ml ऑफ Cl2, और जो प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो डेफिनेटली वो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, और वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, दैट इज़ 40 ml, और हमें मिल जाएगा 80 ml। तो सिंपली ये लुसाइल discovery of the integer ratio in the volume relationship is actually the law of definite proportion by volume, ठीक है। The law of definite proportional state earlier was with the respect to mass. Gay-Lussac law was explained properly by the work of Avogadro. जो ये law को हम और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे किस लॉ में, एवोगैड्रो लॉ में, जो कि हमारा नेक्स्ट लॉ है। तो चलिए अब नेक्स्ट लॉ पे आते हैं। ये हो गया गे-लुसाई लॉ। अब नेक्स्ट हम आते हैं एवोगैड्रो, जो कि हमारा लास्ट लॉ है। तो एक सेकेंड, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवोगैड्रो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि एवोगैड्रो propose that the equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई गैस इक्वल वॉल्यूम रखती है, 2 से 3 गैसेस इक्वल वॉल्यूम रखती है एट पर्टिकुलर सेम टेम्परेचर और प्रेशर, तो इसका मतलब क्या होगा, उनका मॉलिक्यूल्स भी सेम होगा। अब इसको भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं विद एग्जांपल, जैसे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो 100 ml ऑफ CH4 हम ले रहे हैं, ये होता है CH4, मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो 100 ml ऑफ CH4 ले रहे हैं, तो उसमें 9 मॉलिक्यूल्स हैं, 9 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम CO2 लेंगे, सेम वॉल्यूम, CO2 वॉल्यूम सेम लेंगे, यानी कि 100 ml ऑफ CO2 लेंगे, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 9 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम 50 ml ऑफ CH4 लेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स उसके जस्ट हाफ हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 9/2 मोल्स। अगर हम 200 ml ऑफ CH4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 9 मोल्स। तो ये सारी चीज़ें मतलब बताने का एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में यही है कि अगर एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर किसी भी मतलब कंपाउंड का जो वॉल्यूम है अगर सेम है 2 कंपाउंड का, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। तो ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया एवोगैड्रो लॉ। उसमें अकॉर्डिंग हो गया, प्रपोज दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हमने एक्सप्लेन कर दिया लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। आई थिंक आपको सब समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो, अगर आप कहेंगे कि दोबारा समझाने के लिए, मैं दोबारा वीडियो डालूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।